बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे लाडले और लाडलियों को, मेरे सभी छोटे भाइयों बहनों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। और आज इस लेसन का अंतिम दिन है, मतलब आज हम इस जैव अणु को भी समाप्त कर देंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और फिर क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे, तो फिर आगे बढ़ा जाए। आज इस लेसन का अंतिम दिन है, जिसमें कुछ प्यारे से टॉपिक हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल की शुरुआत कल हमने कर दी थी, तो न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है और न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ हमको आज हार्मोन्स खत्म करने हैं। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ जाए, तो फिर क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि हम निश्चित तय कर लिए हैं कि हर दिन कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है और दिन प्रतिदिन हमें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना भी है। तो इसलिए बिना किसी देरी के मेरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़े और फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। चंद्रशेखर कुमार, नीतीश कुमार, सौरभ, अभिषेक, दिवाकर कुमार, रोहित गुप्ता, विपिन कुमार, गौरव कुमार सिन्हा, प्रिया कुमारी, स्नेहा झा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो क्लास शुरू किया जाए प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। बिल्कुल प्यारे बच्चे, फिर शुरू किया जाए प्यारे बच्चे क्लास को। हाँ, बारिश तो हो रही है, बारिश का मौसम भी है और इस बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत सावधानियां हमें अपने शारीरिक, है ना, शरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ साथ तमाम अनेकों प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। नहीं तो हमारी पढ़ाई जो होगी वो प्यारे बच्चे बाधित हो सकती है। तो उस पढ़ाई से बाधित ना हो, वो पढ़ाई मेरी बाधित ना हो, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ, है ना, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए, तुरंत भाग के आए, क्योंकि मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो आपके 11 बजे से है। तो अभी हम सो के उठे, नहाए धोए और आपके सामने चले आए हैं, क्योंकि आपका भी समय ना खराब हो, मेरा भी समय ना खराब हो, और दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर भविष्य। और उस बेहतर भविष्य के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन कार्य करेंगे, तभी ये संभव है। तो इसलिए मेरे सभी प्यारे बच्चे आगे बढ़े और बेहतरीन तरीके से कार्य को करें। तो चले भाई, जल्दी से जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है? तो कैसे हैं आप सब, एक बार जरूर कमेंट में करें, फिर क्लास को शुरू किया जाए। बारिश हर जगह हो रही है प्यारे बच्चे, और यहाँ पे भी बारिश लगातार चल ही रही है ना? रात में भी बारिश हुई थी, अभी भी बारिश का ही मौसम है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चे, हम क्लास शुरू करें। एक बार यस करें तो फिर क्लास शुरू किया जाए। अच्छा, आज आपका क्लास चेंज करें 8 बजे, ठीक है? अच्छा, सभी बच्चे एक बार यस करो तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। हम भी बढ़िया है प्यारे बच्चे। तो चलें प्यारे बच्चे, शुरुआत करें। तो चलो भाई, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हमने प्यारे बच्चों पढ़ लिया था न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जिससे ये मेरा टॉपिक आसान बने और बेहतरीन तरीके से चल पाए। न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है प्यारे बच्चे? तो वे जैव अणु हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, सजीवों में रूपांतरित होते रहते हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया था कि जो लक्षण मेरे अंदर है वो स्वाभाविक सी बात है, मेरे माता पिता के अंदर होगा कुछ ना कुछ, मेरे भाई के अंदर होगा, मेरे बहन के अंदर होगा, मेरे, है ना, जो भी घर के अन्य सदस्य होंगे उसमें परिलक्षित होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया था, और हमने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और एक होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, अर्थात डीएनए और आरएनए के बारे में हमने आपको बता रखा है। हम पढ़ रहे थे उसके रासायनिक संगठन के बारे में, तो हमने आपको ये भी बता रखा है कि जो इसका रासायनिक संगठन होता है ना, जो रासायनिक संगठन होता है उसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट आयन समूह उपस्थित होते हैं। ये 3 टॉपिक हम लेकर चले थे प्यारे बच्चे, है ना? उसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और फिर हम आपको आगे समझाते हैं। चलिए, हम रासायनिक संगठन की बात कर रहे थे, ये आपके सामने टॉपिक आ चुका है। चलिए, सभी बच्चे अब ध्यान से समझेंगे, इसको बेहतरीन जल्दी से जल्दी खत्म कर ले तो ज्यादा ठीक है, ताकि आज का ये टॉपिक लास्ट है, खत्म भी हो जाना चाहिए।
तो न्यूक्लिक अम्ल का संगठन किससे होता है? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर न्यूक्लिक अम्ल पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। पहले क्या होगा? पेंटोज शर्करा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर नाइट्रोजनी क्षार होगा। क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षार होगा। और फिर उसके बाद आएगा फास्फेट समूह। क्या आएगा प्यारे बच्चे? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फास्फेट समूह या सॉरी फास्फेट आयन बोलो, ये होता है। कमेंट आपके रुक जाए प्यारे बच्चे, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो तो तभी मजा आएगा और आपको हर एक चीजें समझ में आएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे है ना, मेरे सभी प्यारे बच्चे, मेरे सभी छोटे भाई बहन कमेंट रोके और सिर्फ समझते हुए चलो, ठीक है प्यारे बच्चे। हमने आपको बताया था कि जब हम पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को मिलाते हैं तो बनता क्या है? तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को बता रखा है न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को मिलाया जाता है और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इन तीनों को मिलाते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट आयन तीनों को मिलाया जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये बनता है। यहां तक कल हमने आपको बता दिया था। एक बच्चा लिख रहा है सर आपकी आंख एक छोटा और एक बड़ा, है ना, जुकाम की वजह से, बुखार की वजह से हाथ जकड़े हुए लग रहे हैं, है ना, आंखें फूली हुई लग रही हैं। हाँ, पता नहीं का ऐसे हो ही जाता है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है सभी को ना? यहां तक कल हमने चर्चा कर ली थी, इस बात को हमने आपको बता रखा है ना, इसी के आगे आपको समझना है। चलो प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना होता क्या है। देखो प्यारे बच्चे, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान से समझना होता क्या है, सभी लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, ध्यान से समझो, ठीक ना। न्यूक्लियोसाइड होता बनता कब है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चे पेंटोज शर्करा। यहां पे ऐसे ये आपकी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? पेंटोज शर्करा है, ठीक ना। क्या है प्यारे बच्चे? पेंटोज शर्करा है। और इस पेंटोज शर्करा में यहाँ पे और यहाँ पे जो एकल बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे OH और H जुड़ा होता है। इस बात को बुक में आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अगर लेंगे तो दिक्कत होगी। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड गलत लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं आप, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, एक मिनट सही कर देते हैं हम इसको, है ना। न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है प्यारे बच्चे, धन्यवाद आपका। न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता, अब राइट है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, समझिए, पीछे ना जाके यहाँ पे समझ लो आप लोग हर चीज को। ये प्यारे बच्चे पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा कब बनती है? तो अभी हमने आपको बताया है ना, पेंटोज शर्करा में प्यारे बच्चे यदि नाइट्रोजनी क्षार मिलाया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है प्यारे बच्चे। जब पेंटोज शर्करा में नाइट्रोजनी क्षार को मिलाया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो हम यहाँ पे क्या बताए, यहाँ पे हम पेंटोज शर्करा लिए हैं और यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार। क्या जोड़ रहे हैं? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार मिलाते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चे? तो जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड अम्ल, है ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? न्यूक्लियोसाइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियोसाइड। सभी बच्चे ध्यान से समझो हम बोल क्या रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? तो सभी लोग ध्यान रखें कि सर हम जितना बता रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव है। और चाहे कल जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, तो आप देख लीजिएगा यहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान से समझना आप लोग। ये होता है पेंटोज शर्करा, और पेंटोज शर्करा में जब नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दिया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ये क्लियर है प्यारे बच्चे आपका, ठीक है। याद किए रहना आप लोग, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को मिलाया गया तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? तो ये भी आप लोग ध्यान दो। देखो प्यारे बच्चे, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट आयन जोड़ा गया तो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को कई बार जोड़ा गया तो यहाँ पे बन जाता है न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। तो उसी बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप लोग। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई, की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड होती है। अब आगे ध्यान से समझो, आगे ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड बनता कब है? तो ध्यान से समझो, न्यूक्लियोटाइड बनता कब है? तो पेंटोज शर्करा हो जाएगा ये, पेंटोज शर्करा की संरचना हो गई। यहां पे आप क्या जोड़ेंगे? तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे सर यहां पे आप नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षार। और यहां पे आप जोड़ दीजिएगा फास्फेट आयन, फास्फेट आयन। और जब आप फास्फेट आयन न्यूक्लियो है ना और नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दिया जाता है तो यहां पे जो प्राप्त होता है उसे बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और ये क्या हो जाता है? तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये हुक्का हो गया प्यारे बच्चे। न्यूक्लियोटाइड बनता कब है? तो न्यूक्लियोटाइड ये होता है पेंटोज शर्करा, फास्फेट आयन, नाइट्रोजनी क्षार, सबको मिलाया जाता है तो बन जाता है क्या प्यारे बच्चों? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियोटाइड को एन बार जोड़ने पर, एन बार का मतलब न्यूक्लियोटाइड, 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 कई बार समझते चलते हैं, कई बार हम जोड़ते हुए चलते हैं प्यारे बच्चे, है ना। कई बार हम जोड़ते हुए चलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो जब न्यूक्लियो अम्ल का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की क्या है? एकलक इकाई। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बनता है, किससे बना होता है, तो कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। हाँ, कई बार घुमाते रहते हैं, मतलब बार बार न्यूक्लियोटाइड को मिलाते रहेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या बनेगा? तो आप लोग ध्यान समझेंगे, क्या बनेगा भाई? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर डीएनए बनेगा, है ना। न्यूक्लिक अम्ल में क्या बन सकता है? डीएनए बन सकता है और आरएनए बन सकता है। बोलो यहां तक अगर आपके डाउट क्लियर है तो आप लोग बताइए, तो फिर हम आगे समझते हैं। एक बार बोले सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण शर्तें दीजिए। तो विटामिन ए काहे लिए हमारे लिए कार्य है ना। विटामिन ए और विटामिन सी नहीं खाएंगे तो कौन कौन से रोग होंगे उसके बारे में लिख सकते हैं। शर्तें आप लोगों को लिखना है तो उसके जो महत्वपूर्ण कार्य लिखवाए गए उसके बारे में आप समझ सकते हैं। चैप्टर हट गया है सर केमिस्ट्री से? अच्छा ठीक है, हट गया तो मत पढ़िए भाई। हट गया तो मत पढ़िए, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझो, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड बनता कब है? तो जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड होता कब है? तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, तो वही लिखा गया न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई, है ना। न्यूक्लियोसाइड को मिलाया गया तो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को कई बार मिलाया गया तो न्यूक्लिक अम्ल बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ये आपकी सबसे छोटी इकाई। जब हमने पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट तीनों को आपस में मिश्रित किया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड बना, और न्यूक्लियोटाइड को कई बार हमने आपस में मिलाया, कई बार, तो बना न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए बन सकता है, आरएनए बन सकता है, क्लियर है। तो इसीलिए हमने आपको बोला न्यूक्लियोटाइड अम्ल एक अम्ल क्या है प्यारे बच्चे? इकाई है। हाँ, मिलेगा प्यारे बच्चे। हाँ, डीएनए आरएनए में अंतर आप पढ़ते पूरा तो है नहीं, आप कहते हैं सर इसके बारे में बताइए, ये बताइए, वो बता दीजिए। पहले पूरा पढ़ा जाता है फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये इधर ही रह गया। अच्छा,
ये तो पूरा गड़बड़ हो जा रहा है भाई। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा यहां से आपको क्लियर हुआ होगा इतना कुछ। 1 मिनट रुके रहिए, हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं। इसी के साथ जोड़ देते हैं बस, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ये पता नहीं कैसे हो ही गया। बस 1 मिनट प्यारे बच्चे। न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई, अम्ल की सबसे छोटी इकाई। अब आगे ध्यान से समझो आप लोग। हाँ, पेज को लॉक कीजिए बिल्कुल। ठीक है, छोटा करना नहीं आता दरअसल, जो पैनल पीडीएफ बनाए जाते हैं उसमें ये सारी सिस्टम नहीं होते प्यारे बच्चे। चलो हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे समझिएगा। आता है प्यारे बच्चे, लेकिन अब इसमें आप बदल सकते हो, लेकिन वहां पे समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। वहां पे समस्या उत्पन्न होती है, वहां पे नहीं होता। हमको याद नहीं था इसलिए हम ऐसा किए। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, है ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? नाइट्रोजनी क्षार, है ना। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी की तरह हमको इसको नहीं पढ़ना है। हमको इसको केमिस्ट्री की तरह पढ़ना, और केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजनी क्षार कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? सॉरी, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। अब सभी लोग बताओ, है ना। अब आप सभी लोग बताओ कि नाइट्रोजनी क्षार में कौन कौन से आते हैं। एक होता है क्या प्यारे बच्चे, है ना, है ना, पिरीमिडीन, और दूसरा होता है प्यूरिन। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, क्या आता है? ए, जी और TCU, TCU। ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्या है प्यारे बच्चे? AGTCU। अब कौन कौन से आते हैं? तो ए का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसे बोलेंगे एडेनिन, है ना, एडेनिन बोलते हैं, है ना। जो जी होता है प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्वानिन, ग्वानिन। और टी क्या होता है प्यारे बच्चे? आप लोग बोलेंगे सर थाइमिन, थाइमिन। क्या बोलेंगे? थाइमिन। सी का मतलब क्या होता है? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन, है ना। और यू का मतलब होता है प्यारे बच्चे यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार कुल 5 हो गए। एक हो गए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है प्यारे बच्चे। यहां पे जबकि ये दोनों क्या है ना, एडेनिन और ग्वानिन, है ना। एडेनिन और ग्वानिन क्या है प्यारे बच्चे? तो इससे बोलेंगे प्यूरिन, प्यूरिन। और यहाँ पे जो तीनों ये हैं, है ना, ये जो तीनों हैं प्यारे बच्चे, कौन कौन? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसे आप बोलेंगे पिरीमिडीन। क्या बोलेंगे? पिरीमिडीन। इसे आप ध्यान रखेंगे, पिरीमिडीन हो जाएगा। हाँ, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना प्यारे बच्चे, बायोलॉजी का पार्ट है। अब सोचिए मैथ का कोई स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा है ना। मैथ हम पढ़े हैं, लेकिन बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है हमको। ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरीमिडीन होता है। इस प्यूरिन में क्या होता है प्यारे बच्चे? है ना, ए और जी होता है ना। एडेमिन होता है, एडेमिन होता है, और दूसरा ग्वानिन होता है। और पिरीमिडीन में क्या होता है प्यारे बच्चे? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, क्या क्या होगा। ध्यान से समझो आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्या होगा प्यारे बच्चे? क्रम से मिलाओ, AGTC, है ना। AGTC जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर DNA का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है? DNA का निर्माण होता है, DNA का निर्माण होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा होगा? तो AgCU, ठीक ना, AgCU, है ना, या UC में किसका निर्माण होता है? तो सभी बच्चे बोलेंगे RNA का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल पढ़े हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग।
समझिए आप लोग, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए किससे मिलकर बना होता है, आरएनए कैसे मिलकर बना होता है। तो डीएनए मिलकर किससे बना होता है, एजीटीसी से, अर्थात किसे किससे प्यारे बच्चे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से मिलकर डीएनए बनता है। और फिर आरएनए किससे मिलकर बना होता है, तो एजी है ना, सीओ है ना, तो किससे, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल से आरएनए मिलकर बना होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, यहां से ध्यान रखना आप लोग। और यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है और आरएनए, मतलब डीएनए में पाए जाने वाले क्षार, नाइट्रोजनी क्षार बताइए, और आरएनए में पाए जाने वाले क्षार बताइए। क्लियर होगा, है ना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होगा प्यारे बच्चे। सभी बच्चे ध्यान रखना, यहां से विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे बोलेगा भाई बताओ डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आरएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अच्छा, हर बुक में अलग अलग है प्यारे बच्चे, है ना, हर बुक में अलग अलग है। एडेमिन होता है ना, एडेमिन ही लिखे हैं, माही है ये प्यारे बच्चे। क्लियर है प्यारे बच्चे। चलो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि डीएनए आरएनए में कौन कौन से क्षार कॉमन होते हैं, जो दोनों में होते हैं, एक कौन भिन्न होता है, तो एक ही तो भिन्न है, कौन, देखो प्यारे बच्चे, एजी, एजी समान है, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ठीक है। अलग कौन होता है, तो यहाँ से टी अलग होता है और यहाँ से यू अलग होता है। तो दोनों का अंतर भी आप लोग समझेंगे प्यारे बच्चे, दोनों का अंतर भी आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चे। टी और यू है ना, जो डीएनए को अलग करता है और आरएनए को अलग करता है। तो डीएनए को कौन कौन अलग करता है, कौन सा क्षार, टी अलग कर देता, आरएनए को कौन अलग कर देता, यू अलग कर देता। दोनों का अंतर यही है प्यारे बच्चे, ठीक ना। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, टी यू अलग होते हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखना आप लोग। क्या यहां तक आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है प्यारे बच्चे, तो ध्यान आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे कोई डाउट है आपको, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताइए, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ प्यारे बच्चे। है ना, क्या होता है प्यारे बच्चे, एक बच्चा कभी से पूछ रहा है कि सर कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बोले जाते हैं। कल बच्चे, है ना, कल कोई थोड़ी सी दिक्कत थी, तबीयत भी मेरी खराब थी, नहीं तो कल ही वो वीडियो आपको मिल जाता। 5 लेसन ऐसे हैं प्यारे बच्चे, 5 से 6 लेसन ऐसे हैं जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अंक दिलाते हैं। प्यारे बच्चे थोड़ा सा तबीयत नहीं है, बाकी हम क्लियर कर लेंगे प्यारे बच्चे, आज या कल में क्लियर कर देंगे, नहीं हो सकता आज ही क्लियर कर दे। ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब प्यारे बच्चे आरएनए व डीएनए, आरएनए व न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड परस्पर, परस्पर, परस्पर फास्फो, फास्फो डाई एस्टर, फास्फो डाई एस्टर बंध से बंधे होते हैं, बंध से बंधे होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे बताओ, हाँ, सभी बच्चे बताओ कि सर न्यूक्लिक अम्ल अर्थात न्यूक्लियोटाइड परस्पर किससे बना होता है, तो फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है, फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा बंधे होते हैं। गुरु जी मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए, टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लवली राजीव पढ़ लिए प्यारे बच्चे, और कमेंट पर ध्यान न दे करके थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा लगता है प्यारे बच्चे, है ना, बुरा मत मानना, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। क्लियर है आप लोगों को, यहां तक जल्दी से बता दो, क्लियर है। चलो भाई, अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, आगे देखते हैं, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। क्या आपको ये चित्र क्लियर है, सभी बच्चे एक बार बोले क्लियर है ये वाला चित्र। बोलो क्लियर है,
एक बार यस करिए, क्या आपको क्लियर है अल्फा हेलिक्स डीएनए की संरचना? हाँ, नहीं क्लियर हो रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। डर लग रहा है? अच्छा भाई ठीक है, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इसका चित्र भी हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की चित्र की, ठीक ना? इस चित्र को देख नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, पढ़ाने के लिए दे देते हैं उनको, कैसे बनेगा चित्र ध्यान से समझिए। चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन का कार्य हो जाता है, 1 मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चे, ठीक है ना? ये है चित्र, देखो देखो प्यारे बच्चे, अब क्लियर है आप लोगों को ये चित्र? अब चित्र क्लियर है, एक बार बोलिए। हाँ, 1 मिनट में बना देंगे। अब तो क्लियर है? अब क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है ना? क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो प्यारे बच्चे, हो जाएगा, ठीक ना? क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए, क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना? बहुत उसमें ठीक देखेंगे प्यारे बच्चे इसको, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक ना? ये किसकी संरचना है? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर डीएनए की संरचना है ना? जिसे हम बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। हाँ, क्या बोलेंगे? द्विकुंडलित संरचना। ठीक ना? द्विकुंडलित क्या है प्यारे बच्चे? संरचना। तो द्विकुंडलित संरचना में होता क्या है, आप लोग ध्यान से कुछ समझिएगा, ठीक है ना? क्या क्या है प्यारे बच्चे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। द्विकुंडलित संरचना को सबसे पहले किसने बताया था? तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था, है ना? वाटसन व क्रिक ने बनाया था। अब बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, चित्र आपकी बुक में है, वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना? अब कमेंट रोके कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो प्यारे बच्चे, हाँ ठीक ना? कमेंट को रोकिए और ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, है ना? द्विकुंडली संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वाटसन और क्रिक ने बताया था 1953 में। वाटसन और क्रिक ने 1953 में, वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। और क्या बातें आपको इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं प्यारे बच्चे? यह एक कुंडली व द्विकुंडली संरचनाओं में पाया जाता है। यह एक कुंडलीय व द्विकुंडलीय संरचनाओं में पाया जाता है। एक कुंडली व द्विकुंडलीय संरचनाओं में पाया जाता है। मतलब द्विकुंडली जो संरचना होती है, हाँ चित्र बनाना होगा, बिल्कुल प्यारे बच्चे बनाना ही होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़े भी होंगे इस चित्र के बारे में, है ना? चित्र थोड़ा सा है ना, ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, है ना? या एक कुंडलित व द्विकुंडलित संरचनाओं में पाया जाता, और इसमें क्या क्या बातें होती हैं प्यारे बच्चे, है ना? तो प्यारे बच्चे आपको बताया गया था कि जो डीएनए मिलकर बना होता है, डीएनए मिलकर किससे किससे मिलकर बना होता है, तो 3 भाग अभी हमने आपको बताया। तो सभी बच्चे बोलेंगे डीएनए में क्या क्या होता है? तो डीएनए में होता पेंटोज शर्करा, ठीक ना? पेंटोज शर्करा,
दूसरा क्या होता है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। और तीसरा क्या होता है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फास्फेट समूह होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, फास्फेट समूह होता है ना। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है AgTC, है ना। ये तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, AgTC होते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, तो है ना। पहला पॉइंट तो यही, डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताई। या एक कुंडली तो बाद द्विकुंडली संरचनाओं में पाया जाता है। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो तीन भाग, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी समूह और फास्फेट समूह से होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। प्यारे बच्चे, है ना, 1 मिनट जो चित्र आपका डाउट है उसको चित्र हम गूगल से निकाल के लगा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, 1 मिनट बस, है ना, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ सर, बायोलॉजी का रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल। हाँ चित्र क्लियर नहीं हो रहा है ऐसे समझिए, आप लोग आगे ध्यान से समझिए, है ना। जो जो पॉइंट हम आपको बताते हैं चित्र आपके बुक में है, वहां से आप देख लेंगे। और हर एक पॉइंट आप लोग एक एक करके समझते हुए चलो, है ना। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे आपको बता दिए प्यारे बच्चे, है ना, 3 पॉइंट आपको बता दिए, है ना। एक डीएनए खंड किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां से जैसे आपकी बुक में है ना, कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक डीएनए जो खंड होता है ना, एक डीएनए खंड होता है, एक डीएनए खंड में कुल कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 10 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक ना। एक डीएनए खंड में कुल कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे 10 डीएनए खंड पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे देखो, ये आपका आ गया। डीएनए की विशेषताएं क्या क्या है हम आपके सामने रख रहे हैं, आप बात ना करें, थोड़ा सा एडजस्ट करो प्यारे बच्चे। डीएनए की विशेषताएं क्या क्या है हम आपको बताते हैं कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना के बारे में वाटसन व क्रिक ने 1935 में बताया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान दो प्यारे बच्चे, ठीक ना। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वहां पे बनी थी, और डीएनए की द्विकुंडली संरचना में क्या क्या होती है यहाँ पे हम लिख दिए हैं, बिल्कुल। अब परेशान मत होइए, यहां से समझिए। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। फिर उसके बाद यह एक कुंडलीय व द्विकुंडलीय संरचना में पाया जाता है। तो जो डीएनए पाया जाता है प्यारे बच्चे, एक कुंडलित हो सकता है और द्विकुंडली संरचनाओं में क्या पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है। आगे क्या होता है कि डीएनए का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चे, वो 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक पेंटो शर्करा होती है, नाइट्रोजनी समक्षार या जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं, और दूसरा क्या है, फास्फेट समूह। ये अभी हम आपको बताए हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। अभी तक हम यहाँ पे बताएं। एक बच्ची अंकिता है और वो बार बार कह रही है सर मेरे कमेंट को इग्नोर क्या कर रहे, लिखे क्या हो पहले ये तो देखो। हाँ, पीडीएफ सही चित्र भेजेंगे, परेशान मत होइए, है ना। कमेंट पर ज्यादा ना ध्यान रखिए, आप यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एक डीएनए खंड में कुल 10 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बायोलॉजी में आप 8 ही हो सकता है पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे आपको 10 होंगे, ठीक ना। 10 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या बोला जाता है, बी डीएनए बोला जाता है। बस वही है, डीएनए खंड की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम व उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, एक डीएनए खंड में 10 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसे बी डीएनए कहते हैं। और उसके बाद डीएनए खंड की जो चौड़ाई होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम से
है ना, 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर उसके बाद दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक ना, 3 क्या होता है, 4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे, डीएनए को लंबवत रूप से दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे आप क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना। और चार गाफ ने बताया था, ठीक ना, चार गाफ ने बताया था, है ना, चार गाफ नियम के अनुसार बताए थे कि जो जी और सी क्षार होता है और ए व टी, मतलब जी और सी के क्षार के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है और ए और टी के बीच में द्विबंध से क्या होते हैं प्यारे बच्चे, जुड़े होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। चार गाफ के नियम के अनुसार जी और सी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और ए और टी के मध्य क्या होते हैं प्यारे बच्चे, द्विबंध होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली हमको नहीं पढ़ना है, हाँ बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो ये हो गई प्यारे बच्चों डीएनए की विशेषता, है ना, द्विकुंडलित डीएनए की विशेषता। बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्लियर कर लेंगे प्यारे बच्चे आप लोग। हार्मोन्स इस चैप्टर में 68 ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। डीएनए की लंबाई 2 मीटर होता है ना प्यारे बच्चे, एक बार क्लियर कर लेना, यही है जो बता रहे हैं आपको। क्लियर है डीएनए प्यारे बच्चे, एक बार बोल दीजिए यस। ये आपका डीएनए की संरचना हो गई, ठीक है, और ये डीएनए की क्या हो गई, विशेषता हो गई, जो याद करना है प्यारे बच्चे। बिल्कुल प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद क्या होता है ना, इसी प्रकार से ये आरएनए की संरचना है। ये किसकी संरचना है प्यारे बच्चे, आरएनए की संरचना। और आरएनए की ये विशेषता है, आरएनए क्या क्या बताता है, ध्यान से समझो। बायोलॉजी का पार्ट होता तो इसमें और भी विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलती, है ना, ठीक ना। बायोलॉजी का पार्ट होता तो और भी विस्तृत जानकारी मिलती प्यारे बच्चे, लेकिन केमिस्ट्री का है तो उतना बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, ठीक ना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। बस जितना बता रहे हैं इतना आप लोग पढ़े रहिएगा। देखो प्यारे बच्चे, डीएनए से क्या बना, आरएनए। अब यहाँ पे ध्यान समझो, डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। सभी बच्चे बोलेंगे सर डीएनए से क्या होता है, डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चे, तो आरएनए का निर्माण होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन की क्रिया कहलाती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। अनुलेखन क्रिया किसे कहते हैं, डीएनए से आर का निर्माण हो, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और यह क्रिया अनुलेखन कहलाती है। आगे ध्यान देंगे, डीएनए अनुलेखन की क्रिया में 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब अनुलेखन क्रिया बनी तो प्यारे बच्चे अनुलेखन क्रिया में आरएनए बना, और आरएनए 3 प्रकार से बनता है। एक होता है स्मॉल आर आरएनए, ठीक ना, जिसे बोलते हैं राइबोसोमल, है ना, राइबोसोमल आरएनए, है ना। यह किसका निर्माण करता है, तो यह प्रोटीन की निर्माण में सहायता करता है। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, है ना। आपसे क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ये वाला जो इसका तीसरा पॉइंट है, ये इसका तीसरा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा प्यारे बच्चे, कौन सा ऐसा आरएनए है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा ऐसा आरएनए है, ठीक ना, कौन ऐसा आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चे, स्मॉल आर आरएनए, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए किसका निर्माण करता है प्यारे बच्चे, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, बिल्कुल, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे आप समझेंगे अगला पॉइंट क्या होता है बच्चे, टी आरएनए, है ना, जिसे स्थानांतरण आरएनए बोला जाता है ना, स्थानांतरण एनए बोला जाता है। या क्या करता है, एमिनो अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ये आपका था प्यारे बच्चे आरएनए का कुल। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहां से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो क्रिया अनुलेखन की कहलाती है। अनुलेखन क्रिया किसे कहते हैं, तो डीएनए से आरएनए का निर्माण। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अनुलेखन क्रिया में 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए होता है प्यारे बच्चे, इसका कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और बाकी जो है प्यारे बच्चे, ठीक ना, और क्या होता है प्यारे बच्चे, तो टी आरएनए होता है। टी आरएनए का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चे, तो इसको बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक ना। क्या होता है, यह एमिनो अम्ल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन कर देता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट इसमें 5वां आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम बोलते हैं एमआरएनए।
आरएनए, जिसे हम बोलते हैं संदेश वाहक, संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? एमआरएनए, जिसे हम बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए। यह सूचनाओं को, है ना, किस क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? यह सूचनाओं को एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? जो तीसरा इसका भाग है एमआरएनए, जिसे संदेश वाहक बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है? यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका हो गया आरएनए, और क्या हो गया प्यारे बच्चे? डीएनए। क्या यहां तक आपको क्लियर है? एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार आपको ध्यान रखना होगा बस। ठीक है, ठीक ना? यहां तक आगे ध्यान दो। इसको बताया भी गया प्यारे बच्चे, इधर भी लिखा गया है एमआरएनए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे? कि जो टीआरएनए होता है, ये आरएनए में घुलनशील होता है, अर्थात घुलने वाला होता है, जिसकी संरचना के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1964 में बताया था, जबकि जैकब मोनानी ने एमआरएनए शब्द का प्रयोग किया था। ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, अभी सो गए तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा, है ना। ये मस्तिष्क वाला भाग जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको जीवन में आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर देंगे। क्या सर इस संडे कुछ सरप्राइज होने वाला है? शायद कुछ अच्छा हो जाए। बहुलक वाला लेसन उसी दिन बहुलक वाला लेसन उसी दिन शुरू करेंगे। हाँ प्यारे बच्चे, हार्मोन्स बचा है, उसी को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अब आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो प्यारे बच्चे, यहाँ पे, है ना, क्या होता है प्यारे बच्चे? डीएनए आरएनए में अंतर। जो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि सर डीएनए आरएनए में अंतर, है ना, डीएनए आरएनए में अंतर, ध्यान से समझिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? चलिए, इसको भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डीएनए आरएनए में अंतर बताइए, तो क्या होता है डीएनए आरएनए में अंतर? ध्यान से समझो। चलिए, इसको काला करना था लेकिन इसी से काला कर दिए हैं, ध्यान से समझिए। डीएनए आरएनए में क्या क्या अंतर होता है? चलिए, पहला पॉइंट, डीएनए क्या होता है ना, डीएनए जो अणु होता है वो डी ऑक्सी राइबोस है ना, है ना। क्या होता है? डीएनए में शर्करा जो अणु है वो डी ऑक्सी राइबोस होता है। ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, याद ही करना है। मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनको भी समझते हुए चलना है। अच्छा, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बच्ची है कह रही है सर आज पूरा पीडीएफ का प्रयोग किए हैं। हाँ सॉरी, उसके लिए माफी चाहते हैं कि थोड़ा सा लेंदी है, इतना लिखते लिखते तो ये क्लास बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा किए हैं, है ना। डीएनए में शर्करा अणु डी ऑक्सी राइबोस है। आरएनए क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आरएनए में जो शर्करा अणु होता है वो राइबोस होता है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखो, पहला पॉइंट सभी बच्चे याद रखेंगे। सर डीएनए जो में अणु जो शर्करा अणु होता है वो क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोस होता है। और आरएनए में क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आरएनए में जो शर्करा अणु होता है वो राइबोस होता है। मैथ वाले भी बुद्धि लगाए भाई, ऐसा बात नहीं है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम इसको छोड़ भी देते, अगर हम ये कहते हैं कि बायो वाले बच्चे बायोलॉजी में पढ़ रखे हैं, तो मेरे मैथ वाले बच्चों का नुकसान होता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो मैथ वालों के लिए भी और बायोलॉजी वालों के लिए भी, दोनों को क्लियर करते हुए चलना। चलो भाई आगे देखते हैं कि जो डीएनए है ना, डीएनए कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, ठीक ना। डीएनए जो होता है प्यारे बच्चे वो केंद्रक में पाया जाता है। ये स्टार्टिंग में हमने आपको बता रखा है, स्टार्टिंग में हमने आपको बता रखा है डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है।
और प्यारे बच्चे क्या पाया जाता है, तो जो आरएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए को कहाँ पे पाया जाता है, तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो सर आरएनए यहाँ पे पाया जाता है। बता रखे हैं हमने स्टार्टिंग में जब हमने आपको पढ़ाया था। आरएनए कहाँ पाया जाता है जल्दी से बता दो। तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेरा भी मैथ ही सब्जेक्ट था प्यारे बच्चे 12th में, है ना, मैथ से ही पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको दिक्कत होती है समझने में बायोलॉजी को, है ना। मैथ वाले बच्चे भी परेशान ना हो, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो होता है प्रमुख रूप से, है ना, किससे किससे मिलकर बना होता है, चलिए बताइए। डीएनए किससे मिलकर बना होता है प्रमुख रूप से, तो डीएनए बना होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बता रखा है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, ए जी टी सी। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए में प्रमुख क्षार जो होते हैं एजीटीसी पाए जाते हैं, और आरएनए में क्या पाए जाते हैं, एजीयूसी क्षार पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। डीएनए क्या है, एक द्विकुंडलीय संरचना है, और यह क्या है, एक कुंडलीय संरचना है ना। डीएनए क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को कहा जाता है माता पिता की जो लक्षण ज्यादा आपको दिखाई पड़ते हैं, जो किसी के दूसरे के, है ना, जो दूसरे के माध्यम से आपको पता चलता है कि हाँ इसका फिंगरप्रिंट है, इसका जो फिंगर वाला सिस्टम है ना, है ना, ये इसके बाद जो जांच होती है फिंगरप्रिंट योजना को जो जांचते हैं प्यारे बच्चे, वो डीएनए से ही पता चलता है। और आरएनए क्या करता है, तो आरएनए सभी बच्चों को पता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये कुछ पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए आरएनए में अंतर, तो यही 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ताकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में अगर हम 4 पॉइंट लिख देते हैं तो बहुत है, ठीक है ना, संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, एक बार बोलिए क्या क्लियर है, डीएनए आरएनए का पार्ट क्लियर है तो जल्दी से एक बार यस कर दीजिए, हाँ सर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। आरएनए रॉन्ग है, अच्छा यहां पे हो जाता है, प्रिंटिंग है आरएनए, ठीक तो है, ठीक है, हाँ, डीएनए अस्थाई होता है, आरएनए अस्थाई होता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं। डीएनए के जैविक कार्य क्या होते हैं, आज थोड़ा सा इसलिए हम इसको लिखवाएं ताकि मेरा रिलेशन खत्म हो जाए, और इतना लिखना रहता है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, तो प्यारे बच्चे इसलिए इसके लिए हम माफी चाहते हैं आज के लिए, ठीक ना, आज के लिए प्यारे बच्चे पूरा का पूरा बायोलॉजी वाला ही पार्ट है, इसलिए हम माफी चाहते हैं प्यारे बच्चे, इसके लिए दिल से सॉरी है प्यारे बच्चे, ठीक ना। इसलिए आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे और इसको पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या प्यारे बच्चे, जैविक कार्य, है ना, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य क्या होते हैं, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। डीएनए जो होता है आनुवांशिकता का क्या होता है, रासायनिक आधार होता है। डीएनए की सहायता से ही आप पता चला सकते हैं कि ये किसके बाल है, किसके नाखून है, किसका, है ना, जैसे मर्डर आदि हो जाता है ना, कोई किसी का खून कर देता है, या फिर कहीं पर ऐसी आपदा आ जाती है ना, या फिर कहीं पर ना किसी प्रकार की कोई क्या आ जाती है, आपदा आ जाती है प्यारे बच्चे, तो वहां पे लोगों के द्वारा मृत्यु आदि हो जाती है, तो डीएनए के द्वारा ही पहचान किया जाता है। किसके द्वारा पहचान किया जाता है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा, तो डीएनए के द्वारा ही पहचान की जाती है प्यारे बच्चे, बिल्कुल, ठीक है, तो वही हो गया प्यारे बच्चे। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है ना, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है, मतलब ऐसा कभी हो गया, कोई घटना हो गई प्यारे बच्चे, है ना। अच्छा हम देख लेते हैं, बच्चा बहुत देरी से कह रहा सर गलती है गलती है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा 80, है ना, एजीयूसी, बस अब क्लियर है, ध्यान दो, ध्यान दो प्यारे बच्चे यहाँ पे, ठीक ना। डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है
है ना। पहचान को बनाए रखने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, है ना। जैसे हमने आपको बताया ना, कई लाखों वर्षों पहले भी किसी की मृत्यु हो जाती है और पहचान करना हो कि क्या होगा प्यारे बच्चे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि डीएनए के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है ना। है ना, जो डीएनए होता है इसी की सहायता से माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचते हैं, है ना। हम लोगों के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, वो हम लोगों तक पहुंचते हैं, है ना। किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है प्यारे बच्चे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये तो आपको बता ही दिए हैं। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे कि प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है, किंतु प्रोटीन संश्लेषण का संदेश किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने पीछे आपको बता रखे, हाँ, जैसे डायनासोर का पता लगा था, हाँ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से बताओ कि हाँ सर ये भी क्लियर है। बिल्कुल, आज इस लेसन को खत्म कर देंगे। 12-5 हो रहे हैं, 25 तक इसको हर हाल में, ताकि जैविक हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स को याद भी करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, ये बड़ा भाई आप लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। हम तो गलत को भी सही पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखो, कलम लिखा है ना, कलम लिखा था तो हम अम्ल पढ़ लिए थे, और आप लोग वहीं पर अटके हैं, इसको हम अम्ल पढ़ लिए थे, ठीक है। बिल्कुल लिखे होंगे प्यारे बच्चे। चलो, अब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स होते क्या हैं? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जो, है ना, नलिका विहीन या वाहिनी विहीन, है ना, जिसे हम नलिका विहीन होते हैं या फिर वाहिनी विहीन होते हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाहिनी विहीन होते हैं, अर्थात नलिका विहीन होते हैं, उनको बहने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। ये बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे, है ना, ठीक ना। ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, किए जाते हैं, उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं? ये पदार्थ शरीर, है ना, शरीर के जिस, है ना, जिस पथ पर कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कार्य करते हैं, वह उसके श्रावण होने वाले भाग से भिन्न होता है। मतलब ये जिस भाग से प्रवाहित होते हैं, ठीक ना, जिस भाग पर क्या होते हैं, कार्य करते हैं, ठीक ना, जिस भाग पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वह उसके श्रावण होने के भाग से क्या होता है, भिन्न होता है। हार्मोन्स क्या करते हैं? जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। इस कारण इस कारण इस कारण इनको जैवअणु कहा जाता है, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जो वाहिनी विहीन होते हैं, है ना, नलिका विहीन जिसे बोल सकते हैं, ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये शरीर है, ये पदार्थ शरीर के जिस भाग पर कार्य करते हैं, वह उसके श्रावण में होने वाले भाग से क्या होता है, भिन्न होता है। हार्मोन्स क्या करते हैं? जैविक रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। इस कारण इसे जैवअणु भी कहा जाता है। याद करना रहेगा प्यारे बच्चे, जैवअणु कहा जाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। रासायनिक गुणों के जो आधार पर है, निम्नलिखित इसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में इसको क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। ये तीनों भाग आपको याद रखने के, हार्मोन्स से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि जो रासायनिक हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स से अभी तक हम जहां तक देखें, हार्मोन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक। लेकिन फिर भी हमको मेरे टॉपिक में है तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देखेंगे। चलो भाई, पहला क्या होता है? तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसको बायोलॉजी का ही पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से क्लियर करेंगे। बिना पढ़े कैसे पास हो वो भी बताया जाएगा, परेशान मत हो। बिना पढ़े कैसे पास हो वो भी बताएंगे, हाँ समय आने दो, बताएंगे हम। चलो बच्चे,
ये अंग है ना। अंग में कौन आता है प्यारे बच्चे, तो अंग में वृषण आता है ना। वृषण में कौन कौन से एंजाइम प्रवाहित होते हैं, तो ये आपका जो पहला है वही है ना, पहला आपका हार्मोन्स है। और इसके अंतर्गत वृषण में कौन सा हार्मोन्स प्रवाहित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन प्राप्त है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रवाहित होता है प्यारे बच्चे। और ये कहां से प्रवाहित होता है, तो पुरुष जननांग अंगों के विकास तथा सामान्य कार्यों को नियंत्रित करता है ना। जो जो टेस्टोस्टेरोन होता है प्यारे बच्चे हार्मोन्स, ठीक ना, उसका कार्य क्या होता है कि जो पुरुष के जननांग अंग होते हैं, ठीक ना, तथा सामान्य कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भाई, अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अंडाशय में कौन से, हमको हार्मोन्स याद रखना है कि वृषण में कौन सा हार्मोन्स और अंडाशय में कौन सा है ना। एस्टेरोन में क्या होता है प्यारे बच्चे, स्त्री जननांगों के विकास तथा सामान्य कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। इस प्रश्न है ना, इस लेसन से कुल मिलाकर 9 नंबर के अंक है ना, 9 अंक पूछे गए हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान दो प्यारे बच्चे। आगे क्या है, अगला आपका अंग है प्यारे बच्चे, और इसमें आपको है ना, प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम गेस्टेजेंस भी बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है, गर्भाशय के विकास को नियंत्रित करना, ठीक ना। इसका कार्य क्या होता है, गर्भाशय के विकास को नियंत्रित करना होता है प्यारे बच्चे। मैथ से भी भाग सकते हो, बायोलॉजी से भाग सकते हो, तो जाएंगे कहां। एड्रिनल होता है प्यारे बच्चे, इसका कार्य क्या होता है, तो इसके अंतर्गत 3 गो हार्मोन्स पाए जाते हैं, है ना। कार्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन, 3 प्रकार की। इसका कार्य क्या होता है, तो जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपापचय को नियंत्रित करता है। ये आपके अंग हैं, ये इसमें प्रवाहित होने वाले क्या है प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे हार्मोन्स हैं। और इसका कार्य क्या होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पार्ट है, इसलिए यहां से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, तो थोड़ा तेजी से इसको देखेंगे। चलो भाई, अगला है अग्न्याशय। क्या है ना, अग्न्याशय आगे आपके सामने। अग्न्याशय होगा प्यारे बच्चे, तो अग्न्याशय में क्या बनता है, इंसुलिन प्रवाहित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स प्रवाहित होता है। तो ये करता क्या, ध्यान से समझो। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका अधिक है ना। रक्त में जब से ग्लूकोज में है ना, रक्त में जैसे ग्लूकोज होता है प्यारे बच्चे, है ना। आप उस तरीके के कमेंट ना करें जिससे बुरा लगे। आप एक बच्चा क्या बताएं, आप लोग बायोलॉजी है या मैथ है, कैसे भी है, तो थोड़ा सा कुछ अपने आप में सेंस रखा जाता है ना, कि हम किस प्रश्न का चुनाव कर रहे हैं। ये सब लिखना नहीं है प्यारे बच्चे, कुछ पॉइंट याद रखने। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखना इंसुलिन होता है। अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चे, वही हम आपको बता रहे हैं, है ना। क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इंसुलिन की भूमिका निभाता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। इसकी अनियमितता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। कुछ लोगों को जो मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह जो रोग होता है प्यारे बच्चे, तो वो किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण ही होता है। अगर इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन्स आपका सही तरीके से कार्य को करता है, तो समझ जाइएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी और वह मधुमेह रोग से बचा रहेगा। अच्छा, राजनीति विज्ञान सुनाइए। अच्छा भाई, ये दूसरा है अग्न्याशय, जिसे हम बोलेंगे ग्लूकागान। क्या इसका कार्य होता है, यही वही है प्यारे बच्चे, कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाए, यहाँ पे सामान्य से अधिक हो जाए, यहाँ पे सामान्य से कम हो जाए, तो यह उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इंसुलिन और ग्लूकागान दोनों हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मतलब यहाँ पे अग्न्याशय में 2 प्रकार के हार्मोन स्थापित होंगे, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लाइको, है ना, ग्लूकागान। इन दोनों का कार्य होता है कि मधुमेह को बचाने के लिए प्यारे बच्चे। बस बच्चे मात्र 10 मिनट का समय और लेंगे आपका, बस 10 मिनट का समय और लेंगे। आगे देखो, है ना, ये आगे वाला है प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ये क्या करता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यह बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित कर देता है तथा शिशु द्वार दूध, है ना, दुग्धपान के स्तनों की पेशियों को दुग्ध बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। ये ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। क्या बोल रहा है कि यह बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती है उसको संकुचित करता है। हाँ। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तथा शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तन की पेशियों को दुग्ध बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है ना। गाय हो गई, भैंस हो गई से अधिक दुग्ध प्राप्त करने हेतु, है ना, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसे है ना, पीटोसिन कहते हैं।
अभी जैसे मनुष्यों में भी होता है कि दुग्ध को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो ऑक्सीटोसिन का कार्य ही होता है, लेकिन गाय और भैंसों आदि इनसे क्या होता है प्यारे बच्चे, अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन जीवाश्म है, ऑक्सीटोसिन का अगर हम इंजेक्शन का प्रयोग कर लेते हैं तो गाय या भैंसें अधिक दूध प्राप्त करती है, अर्थात अधिक दूध उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिटोसिन नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आजकल ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग किया भी जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे है प्यारे बच्चे वही प्रकार की है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। वसोप्रेसिन हार्मोन्स है प्यारे बच्चे। यह क्या करता है, यह शरीर से मूत्र के द्वार, है ना, मूत्र के द्वारा जल का उत्सर्जन को रोकता है। यह शरीर से मूत्र के द्वारा जल के उत्सर्जन को रोकता है। इसे मूत्ररोधी हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। एक होता है थायराइड ग्रंथि, जो अंग है थायराइड है, इसे क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। इसका प्रयोग क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। थायराइड होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। इसकी अधिक मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर, है ना, हाइपोथायराइड जिसे थायराइड की बोलते हैं प्यारे बच्चे, की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो अकर्मण्यता मोटापे से अभिलक्षित हो जाती है। थायरॉक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा अति बढ़ोतरी जिसे हम बोलते हैं हाइपर थायरॉक्सिन है, हो जाती है आहार में, किसके कारण, आयोडीन की कमी से कारण होती है, जिसे थायराइड बोलते हैं प्यारे बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट इसमें है, लास्ट देख लो, है ना, अधिकांश जिसे एंड्रिलिन कहते हैं। ये क्या करता है, इसकी थोड़े सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। यह सामान्य वृद्धि तथा विकास को नियमित करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद हृदय की गति, रक्तदाब वृद्धि करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तथा वसा के अम्ल के रूप में मुक्त करता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, जय मां सरस्वती, जय दुर्गा मां, सब चीज आप लोगों को याद आ गया आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चे यही था आज का जो टॉपिक था, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए हम विशेष रूप से याद रखेंगे, और इस लेसन से हमको क्या क्या याद रखना है वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। आज का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है ना, न्यूक्लिक अम्ल पढ़े, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, है ना। हार्मोन्स के बारे में बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं है। हम मानते हैं प्यारे बच्चे कि पीडीएफ से पढ़ाना थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इसलिए बायोलॉजी का पार्ट है, इसलिए आज थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। न्यूक्लिक अम्ल आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। न्यूक्लिक अम्ल का अंतर आप लोग याद रख लेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की सिर्फ आरएनए की नहीं, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना याद रखेंगे, जो आपको बता रहे हैं, है ना। आरएनए का न्यूक्लिक अम्ल में अंतर, द्विकुंडलित संरचना, है ना। डीएनए व आरएनए में डीएनए आरएनए का पूरा नाम याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखना है। और क्या याद रखेंगे, है ना, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में विशेष रूप से पढ़े रहिएगा। नाइट्रोजनी समक्षार या नाइट्रोजनी क्षार के बारे में, है ना, कब आरएनए बनता है, कब डीएनए आरएनए बनता है। हाँ ठीक है, हमें नहीं पढ़ाने आता तो अच्छी बात है प्यारे बच्चे, कोई बात ना है, अच्छी बात है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं था प्यारे बच्चे, इसलिए थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया। ठीक है, जिसको जैसे भी लगा हो वो बात अलग की है प्यारे बच्चे, लेकिन आज आपका जो जैव अणु लेसन चल रहा था ये आपका खत्म हो गया है प्यारे बच्चे, ठीक ना। है ना, थोड़ा सा हम मैथ से पढ़े हुए हैं तो बायोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पूरा हम जानते हैं, पूरी कोशिश की है कि हम आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो हम आपको समझाएं प्यारे बच्चे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे इस बात को समझिएगा, कल आपका जैव अणु का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 50 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे, 50 क्वेश्चन है, उन 50 क्वेश्चनों को समावेश करके आपके सामने मिलेगा। तो उन 50 क्वेश्चनों में बेहतर से बेहतर करने के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहन तैयार रहेंगे और एक बेहतरीन सा क्लास करेंगे प्यारे बच्चे, कल आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। जैव अणु खत्म हो गया है, कोशिश करेंगे कि बहुलक के लिए जब संडे की मेरी क्लास होगी तो बहुलक का से भी 4 से 5 नंबर आपसे पूछे जाते हैं, तो उस लेसन को आधा से ज्यादा वहां पे हम खत्म कर देंगे प्यारे बच्चे।
तो कोई दिक्कत है ना, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, ताकि आप ही लोगों से मेरी अच्छाई है, आप ही लोगों से मेरी बुराई है। अगर आप मुझे अच्छा बोलेंगे तो मैं अच्छा हूँ, खराब बोलेंगे तो खराब होगा प्यारे बच्चे। तो जो भी है प्यारे बच्चे आप ही हैं, और घर का अगर कोई सदस्य है तो घर के सदस्य के लिए कभी लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ होता रहता है प्यारे बच्चे, तो चलता ही रहता है ना। घर में है, जैसे गाँव घर में कहावत कही जाती है, अगर घरे महा और चार बर्तन हाथ खटखटाव जरूरी है, उसी तरीके से है प्यारे बच्चे। ठीक है ना, घर में अगर बर्तन रखे तो खटखटाव जरूरी है ना। वो जरूरी यही लिए है कि है ना, आपस में लड़िए तब वो आवाज करे, तो ये लिए प्यारे बच्चे हैं। हाँ, ये मेरी भाषा है जो है प्यारे बच्चे। तो इसलिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करेंगे। कल हम इसके जितने ऑब्जेक्टिव हो सकेंगे प्यारे बच्चे, उन ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि वो लक्ष्य हमको भेदना है, उस लक्ष्य को पढ़ने के लिए हमको आगे बढ़ना। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, मिलते हैं आप लोगों को एक नई क्लास में, एक जानदार क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे कल क्लास में जरूर जुड़िएगा, और कल क्लास बेहतरीन तरीके से शेयर भी होनी चाहिए, ताकि एक नया रिकॉर्ड हमको बनाना है, और उस नए रिकॉर्ड में सहयोग और सपोर्ट आप ही का है। आप ही के प्यार से हम यहाँ पे हैं, आप ही की सारी चीजें आप ही है मेरे लिए, तो कहेंगे आपसे ही और आप ही मेरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कल सभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एक बार यस करिए। और सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।